हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की जो हमारी बीएससी की क्लास स्टार्ट हो रही है, इस बीएससी की क्लासेज के अंदर आज हम थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में जो हम पेपर स्टार्ट करने वाले हैं उस पेपर का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को बताते हुए आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीएससी पार्ट सेकंड की बॉटनी के बारे में, और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस का। अगर बॉटनी के सिलेबस का डिस्कशन किया जाए तो बॉटनी के अंदर हमारे पास में 3 पेपर हैं, जिसमें जो सबसे पहला पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये तो हमारा फर्स्ट पेपर है। सेकंड जो पेपर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सेकंड पेपर। बॉटनी के अंदर जो थर्ड पेपर है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। तो ये है हमारे 3 पेपर बॉटनी के अंदर। फर्स्ट पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का है, सेकंड पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का है, थर्ड पेपर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। तो ये है 3 पेपर। फर्स्ट पेपर जो है वो 33 नंबर का है, सेकंड पेपर 33 नंबर का, और जो थर्ड पेपर है वो है 34 नंबर का। तो टोटल हमारा ये 100 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और 50 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है। तो टोटल 150 का हमारा बॉटनी का पेपर होगा, जिसमें से 100 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन जो 3 पार्ट में डिवाइड है और 50 नंबर का हमारा जो है वो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। इस 100 नंबर के पोर्शन में से हमें 36 नंबर लाने हैं पासिंग मार्क, और इधर 50 में से 17 नंबर लाने हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें हर एक पेपर के अंदर 12-12 नंबर लेकर के आने हैं पासिंग मार्क के लिए। अब इन 3 पेपर में से जो हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है वो हम सेकंड पेपर को लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी का, इसका ये जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है ये जूलॉजी से मैच करता है। जूलॉजी के अंदर जो सेकंड पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो इस बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो जूलॉजी से मैच करेगा, इसलिए हमें ये बॉटनी वाली क्लासेस के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो आज हम यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो सेकंड पेपर है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पेपर का नाम है हमारा, सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये है सेकंड पेपर। बॉटनी का जो पेपर है, तीनों पेपर हैं, हर एक पेपर 4-4 यूनिट के अंदर डिवाइड है। तो इस पेपर के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है इस यूनिट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वाटर रिलेशन का। जिसको हम जल संबंध के नाम से जानते हैं।
और वाटर रिलेशन वाले टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले एक तो डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम विसरण कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट पढ़ना है वो ऑस्मोसिस, परासरण। इसके बाद में टीपी, टर्गर प्रेशर, या इसको हम स्फीति दाब कहते हैं। डब्ल्यूपी, बॉल प्रेशर, या इसको हम भित्ति दाब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता। इसके बाद में प्लाज्मोलाइसिस, जिसको हम जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। और एक टॉपिक पढ़ना है हमें वाटर पोटेंशियल, जिसको हम जल विभव कहते हैं। तो ये जितनी भी टॉपिक हैं ये सब हमें वाटर रिलेशन के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपिरेशन, जिसको हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल अवशोषण। इसके बाद में पढ़ना है हमें एसेंट ऑफ शेप, जिसको हम रसारोहण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनरल्स एंड मिनरल्स अपटेक, खनिज और खनिज लवणों के ग्रहण करने की विधि। और एक टॉपिक इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ तक तो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। जो सेकंड यूनिट है, छोटी यूनिट है ये, इसके अंदर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है इसके अंदर हमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद रेस्पिरेशन, श्वसन। तो ये दो टॉपिक हमें सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद में हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट होती है, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और ये जो यूनिट है ये जूलॉजी से मैच करेगी, जिसके अंदर हमें एक टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, एक फैट, एक प्रोटीन और एक एंजाइम, ये 4 टॉपिक या 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं। और जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 4th, इसके अंदर सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन, बीज प्रसुप्तता और बीज अंकुरण, एक प्लांट हार्मोन, एक पढ़ना है प्लांट मूवमेंट, एक टॉपिक फोटोपीरियोडिज्म और एक टॉपिक पढ़ना है बर्नेलाइजेशन।
तो ये हमें फोर्थ टॉपिक के अंदर जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये हमारी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो सेकंड पेपर है इसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर हमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वाटर रिलेशन का, इसको हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, वाटर रिलेशन के अंदर डिफ्यूजन या विसरण को। तो एक बार इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम हिंदी में विसरण कहते हैं। यहाँ पर हमें विसरण को समझने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, जिसकी सहायता से हम जो विसरण की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको हम बता पाएंगे। जैसे हमारे पास में कोई भी दो बर्तन हैं, दोनों का साइज एक जैसा है, एक के लिए हमने ए नाम दिया हुआ है, एक के लिए बी नाम दिया हुआ है। जो हमारा पहला बर्तन है इसके अंदर जैसे हम सपोज करके चलते हैं ये पानी भरा हुआ है और इसका लेवल हमारा यहाँ तक है। दूसरा जो बर्तन है इसके अंदर भी पानी है, लेकिन इसका जो लेवल है वो पहले के कंपेयर में थोड़ा कम है। एक तो एक्सपेरिमेंट हमें ये करके देखना है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी एक बर्तन है, इसके अंदर हमने यहाँ पर KMnO4 इसके क्रिस्टल रख रखे हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी परफ्यूम की बोतल है, उसके अंदर परफ्यूम भरा हुआ है, गैस भरी हुई है। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम इसकी डेफिनेशन देना चाहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम इन दोनों ए और बी जो हमारे पास में बर्तन हैं, इनको हम किसी भी एक नली के माध्यम से अगर कनेक्ट कर दें तो इसमें क्या होगा, जिस बर्तन के अंदर जल की मात्रा अधिक है वो जल अधिक से कम की तरफ गति करेगा या प्रवाह होगा, और ये जल इस बर्तन बी वाले बर्तन के अंदर जाएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट को देखें तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर था, तो यहाँ पर तो हमने एक तरल पदार्थ की गति को बताया है कि जो भी तरल पदार्थ है वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति कर रहा है या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति कर रहा है। तो यहाँ पर तो हम गति किसकी दिखा रहे हैं, तरल पदार्थ की। सेकंड के अंदर ही हमने सॉलिड पदार्थ को ले रखा है। अब ये जो KMnO4 के क्रिस्टल हैं, अगर इसको हम जल के अंदर घोलें तो कुछ समय बाद ये जो क्रिस्टल हैं वो जल के अंदर समान रूप से वितरित हो जाते हैं और इनके वितरण होने के कारण जो जल का रंग है वो हमें दिखाई देता है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो परफ्यूम है या जो गैस है, अगर हम किसी कमरे के एक कॉर्नर में जा कर के खोलते हैं तो सबसे पहले इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो एक कॉर्नर पर ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ समय बाद इसकी जो सांद्रता है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। तो इसके अंदर भी जो गैस है वो अधिक से कम की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर भी जो सॉलिड पदार्थ जो क्रिस्टल हैं वो अधिक से कम मात्रा की तरफ प्रवाहित हुए हैं। तो मतलब इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, भले ही हमारे पास में ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों के अंदर हम यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहे हैं। और हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी पदार्थ का, भले वो ठोस, द्रव या गैस सही, इसका फ्लो कब होता है, जब डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब एक साइड में अधिक मात्रा हो और एक साइड में कम मात्रा हो, तो इस डिफरेंस के कारण ही जो पदार्थ होता है वो मूवमेंट करेगा या उसका फ्लो हम दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो विसरण शब्द लिख रखा है, इसकी परिभाषा क्या होगी,
ठोस, जैसे हमने यहाँ पर KMnO4 के क्रिस्टल ले रखे हैं, द्रव जल के रूप में हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, एवं गैस के अणु या आयन, क्योंकि हम इन दोनों के अणु या आयन किसी का भी काम में ले सकते हैं, तो ठोस, द्रव एवं गैस के अणु या आयन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह को क्या कहेंगे? विसरण कहते हैं। तो ये तो हमारी विसरण की परिभाषा हो गई, जिसके अंदर हम ठोस, द्रव या गैस तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसके अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। तो ठोस, द्रव एवं गैस के अणु या आयन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो प्रवाह होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? विसरण या डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद में ये जो डिफ्यूजन है, इसकी हमें विशेषताएं दिखानी है, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं या कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो डेफिनेशन के बाद में दूसरा पॉइंट आता है विशेषताएं। तो जो इसकी पहली विशेषता है वो हमें इसकी डेफिनेशन से ही देनी है। ठोस, द्रव एवं गैस के अणु या आयन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह होता है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं KMnO4 का। जैसे ही अभी हमने एग्जांपल बताया था KMnO4 का, तो सबसे पहले जो इसके क्रिस्टल थे उनकी सांद्रता एक जगह पर ज़्यादा थी, लेकिन अधिक से कम की तरफ जैसे ही हमने इसका प्रवाह कराया, फ्लो कराया, तो KMnO4 के जो क्रिस्टल थे वो समान रूप से वितरित हो गए। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि जो विसरण की क्रिया है, इस क्रिया के अंदर जो पदार्थ के अणु या आयन होते हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं या प्रवाह दर्शाते हैं। सेकंड पॉइंट, ये जो विसरण की क्रिया होती है इसमें विस्तृत होने वाले जो अणु या आयन होते हैं इनकी जो गति होती है वो रैंडमली होती है, या ये रैंडम गति दर्शाते हैं। और रैंडम गति से यहाँ पर मतलब ये अणु या आयन कब तक गति करेंगे या इनकी गति करने का रीजन क्या होता है। तो इसका जो रीजन है वो क्या बताया गया है, इनके अंदर उपस्थित जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, जितनी अधिक गतिज ऊर्जा इनके पास में होगी वो उतनी ही तीव्रता से अपनी गति को दर्शा सकते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि जो अणु या आयन होते हैं विसरण की क्रिया के अंदर वो रैंडमली मूवमेंट दर्शा सकते हैं। तीसरी विशेषता क्या होगी, जो अणु या आयन होते हैं इनकी जो विसरण की क्रिया है, या हम ये कहें प्रत्येक पदार्थ का जो विसरण होता है, प्रत्येक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र होता है। इसको हम कैसे क्लियर करेंगे कि एक पदार्थ का जो विसरण है वो दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जो हम रेस्पिरेशन की क्रिया कर रहे हैं, जो श्वसन की क्रिया हो रही है, इस श्वसन की क्रिया के अंदर हम ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो दोनों ही गैस अंदर या बाहर आ रही हैं, लेकिन दोनों ही जो गैस हैं O2 और CO2 वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया भी हो रही है और CO2 को बाहर निकालने की क्रिया भी हो रही है। तो प्रत्येक पदार्थ का जो विसरण होता है वो दूसरे पदार्थ के विसरण से कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, एक दूसरे को ये इफेक्ट या प्रवाहित नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इस विसरण की क्रिया को देखें
तो इसके अंदर जो पदार्थों के विसरण को हम देख रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ के विसरण की जो गति होती है वो दूसरे से स्वतंत्र होती है। हमारे पास में 3 पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर इन तीनों की कंपेयर की जाए कि किस पदार्थ के अंदर विसरण की क्रिया ज़्यादा हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा जो विसरण की क्रिया होगी वो किसके अंदर पाई जाएगी? गैस के अंदर। इसके बाद में द्रव के अंदर विसरण की क्रिया होगी और सबसे कम किसके अंदर होगी? ठोस के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इन पदार्थों को विसरण की गति के अनुसार या विसरण की जो रेट या जो दर होती है उसके अनुसार हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा विसरण की क्रिया गैस के अंदर होगी, उसके बाद में द्रव के अंदर, और सबसे कम किसके अंदर होगी? ठोस के अंदर होगी। तो ये पॉइंट तो हो गए विसरण की विशेषता के। इसके बाद में अगर विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा जाए, प्रभावित करने वाले कारक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, या विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले इसके अंदर हम डिफ्यूजन को हम डी सिंबल दे रहे हैं। तो जो विसरण की क्रिया है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। मतलब अगर हम किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या जो विसरण की दर है वो भी कैसी होगी? अधिक होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन की रेट भी कैसी होगी? कम होगी। तो जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा अधिक होगा विसरण की क्रिया हमारी उतनी ही अधिक होगी। अगर हम सेकंड फैक्टर को लेकर के चलें तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो प्रेशर की भी कैसी होती है? समानुपाती है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे जो डिफ्यूजन की रेट है वो भी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। तीसरा पॉइंट, जो विसरण की क्रिया है, या इसको हम यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं रेट के हिसाब से अगर इसको दर्शा सकें, तो जो विसरण की दर है जिसको हम रेट या आर सिंबल दे रहे हैं, विसरण की दर के लिए हम यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा, डी यहाँ पर डेंसिटी को दिखाएगा, घनत्व को दिखाएगा। तो जो विसरण की दर है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको हम ग्राहम का विसरण नियम भी कहते हैं। ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, इसलिए ग्राहम का विसरण नियम से जाना जाता है। इसका मतलब यह है अगर किसी पदार्थ का जितना अधिक आकार होगा तो विसरण की जो रेट है या जो दर होती है वो उतनी ही कम होगी। तो जितना अधिक आकार विसरण की दर उतनी ही उसकी कम की जाएगी। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये इसको प्रभावित करने वाले कारक के अंदर आएंगे। तो अब तक हमने एक तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में इसकी हमने विशेषताओं को देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद में प्रभावित करने वाले कारकों को देखा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है तो 3 के बाद में अगर हम आगे डिस्कस करें डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट विसरण की क्रिया के अंदर हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं डीपी, जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन की प्रोसेस तो हमने देख ली या इसकी डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन अब डिफ्यूजन प्रेशर को समझना है। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन है इसमें हमें एक शब्द को जोड़ना है, ठोस, द्रव या गैस के अणु या आयन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाहित होने की जो विभव क्षमता होती है, उस विभव क्षमता को हम किस नाम से जानते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब के नाम से जानते हैं।
जो पोटेंशियल कैपेसिटी है ठोस द्रव या गैस के अणु या आयनों की अधिक से कम सांद्रता की तरफ प्रवाहित होने की जो विभव क्षमता है, उसी विभव क्षमता को हम किस नाम से जानते हैं? डीपी या डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जानते हैं। या दूसरी परिभाषा भी अगर हम इसकी देना चाहें तो जो ठोस द्रव या गैस के जो अणु या आयन हैं, इनका माध्यम पर जो प्रभाव होता है, तो माध्यम पर इनके प्रभाव को ही हम किस नाम से जानते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन प्रेशर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो भी इसी डीपी से ही हमें निकालना है। जो आगे जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये 2 पॉइंट हमें आगे काम में आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर की प्रोसेस है, अगर इसके अंदर हम वाटर फ्लो को देखना चाहें, जल के प्रवाह को देखना चाहें कि जल का प्रवाह अधिक से कम की तरफ हो रहा है या कम से अधिक की तरफ हो रहा है, तो अगर हमारे पास में डिफ्यूजन प्रेशर या डीपी है, तो जो जल का प्रवाह होगा वो हमेशा ही अधिक डीपी से कम डीपी की तरफ होगा। ये पॉइंट हमें हमेशा ही याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि डीपी के अंदर जो जल का प्रवाह है, फ्लो ऑफ वाटर जो होता है डिफ्यूजन प्रेशर के अंदर, वो हमेशा अधिक डीपी से हमें किसकी तरफ करना है? कम डीपी की तरफ ही करना है। मतलब जैसे अगर हमारे पास में कोई भी 2 सेल हैं, एक सेल है ए और दूसरी सेल है बी, इसके अंदर जो डीपी का मान है अगर हम उसको 5 मान के चलें और दूसरी सेल बी के अंदर डिफ्यूजन का मान अगर हम 10 मान के चलें, तो किस सेल का जल किस सेल के अंदर प्रवेश करेगा? तो हमें यहाँ पर मालूम है कि जो जल का प्रवाह होता है वो हमेशा अधिक डीपी से किधर की तरफ हो रहा है? कम डीपी की तरफ। और डीपी का मान अधिक किसका है? बी सेल का है। तो जो बी सेल का जल है वो हमेशा किस सेल के अंदर प्रवेश करेगा? ए सेल के अंदर। मतलब जिधर भी हमारा डीपी की वैल्यू अधिक होगी तो उस अधिक वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ डीपी का प्रवाह होगा या जल का प्रवाह होगा। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर की प्रोसेस है, इसके अंदर जो जल का डीपी है वो हमेशा कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। जल का विसरण दाब हमेशा हमें मैक्सिमम ही रखना है, क्योंकि आगे जाकर के हम ओपी भी पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के बारे में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर हम इसका रिवर्स करेंगे, जल का परासरण दाब हमें वहाँ पर 0 करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें आगे तक याद रखने हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारा आता है इस टॉपिक के अंदर, जो विसरण है इसका प्लांट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, विसरण का महत्व। तो महत्व के अंदर अगर हम देखना चाहें कि प्लांट के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं के अंदर हमेशा कोई भी तरल पदार्थ है अगर हम उसकी मूवमेंट देखना चाहें तो मूवमेंट हमेशा अधिक से कम की तरफ ही होती है। तो अगर जल अवशोषण की क्रियाविधि को देखें, बाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि को भी देखें या जल अवशोषण की क्रियाविधि में भी निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया को देखें, तो ये सभी जितनी भी क्रियाएं हैं ये विसरण के नियम के अनुसार ही की जाती हैं। और विसरण का नियम क्या है कि ठोस द्रव या गैस के जो अणु या आयन हैं वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही प्रवाहित होते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था जल संबंध वाटर रिलेशन का, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन, ये कंप्लीट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को बताया, उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं थी उनका डिस्कशन किया, उसके बाद में प्रभावित होने वाले कारक, उसके बाद में डीपी डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में बताया और लास्ट टॉपिक था हमारा इसके महत्व के बारे में। इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर एक शब्द और दे रखा है पारगम्यता, जिसको हम परमिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले हमें इसी टॉपिक को समझना है। सबसे पहले शब्द आता है पारगम्य, परमिएबल। पारगम्य क्या होता है उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पारगम्यता या परमिएबिलिटी का। जैसे अगर मान के चलें कोई भी वस्तु है और उस वस्तु में से अगर कोई भी पदार्थ आर पार आ जा रहा है तो ऐसी वस्तु तो क्या कहलाएगी? पारगम्य, परमिएबल वस्तु कहलाएगी। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें से कोई भी पदार्थ के रूप में हम यहाँ पर विलेय भी ले सकते हैं और विलायक भी ले सकते हैं, सॉल्यूट भी ले सकते हैं और सॉल्वेंट का भी हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो पारगम्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु में से अगर कोई भी पदार्थ आर पार जा रहा है तो ऐसी वस्तु क्या कहलाएगी? पारगम्य कहलाएगी। और वस्तु के इस गुण को हम क्या कहेंगे? परमिएबिलिटी या पारगम्यता के नाम से जानते हैं। तो ये तो इसकी दोनों डेफिनेशन के बारे में हो गया। इस पारगम्यता के आधार पर हमें मेम्ब्रेन के बारे में या झिल्लियों के बारे में बताना है। पारगम्यता या परमिएबिलिटी के बेसिस पर 4 प्रकार की झिल्लियों को बताया गया है, जिसमें से जो सबसे पहली झिल्ली है उसको हम बोलते हैं पारगम्य, परमिएबल। पारगम्य झिल्ली से मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक के अणु या जो आयन होते हैं वो आर पार आ जा सकते हों तो ऐसी झिल्ली को हम किस नाम से जानेंगे? पारगम्य झिल्ली। डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, केवल इसके हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो ऐसी कौन सी झिल्ली है जो पारगम्य या परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है? तो इसमें एग्जाम्पल आता है सेल वॉल का, कोश का भित्ति का। तो जो कोश का भित्ति होती है उसमें विलेय और विलायक के जो अणु या जो आयन होते हैं वो आर पार आ जा सकते हैं। कोई भी इसमें पाबंदी नहीं होती है कि नहीं विलेय के अणु ही आएंगे या विलायक के अणु ही आएंगे, तो दोनों ही पदार्थ इसके आर पार आ जा सकते हैं। दूसरा आता है अपारगम्य, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन या अपारगम्य झिल्ली किसको कहेंगे? मतलब ऐसी झिल्ली जो विलायक के लिए तो पारगम्य हो नहीं। इसमें पारगम्य में तो हमने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ आर पार आ जा सकता है, वो तो क्या कहलाएगी? पारगम्य। लेकिन अपारगम्य या इम्परमिएबल का मतलब क्या होगा? ऐसी झिल्ली जिसके अंदर ना तो विलेय के अणु आ सकते हैं, ना इससे बाहर जा सकते हैं, ना विलायक के अणु आ सकते हैं, ना इससे बाहर जा सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक के लिए पूर्णतः कैसी हो? अपारगम्य हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अपारगम्य झिल्ली या इम्परमिएबल। जिसमें विलेय और विलायक के आने और जाने की पूर्णतः पाबंदी हो उसको हम अपारगम्य झिल्ली कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है कॉर्क सेल वॉल या क्यूटेन सेल वॉल। मतलब जो सेल वॉल है इसके ऊपर यदि कॉर्क का जमाव हो जाता है तो ये जो कॉर्क सेल या जो क्यूटिन सेल वॉल होगी ये पूर्णतः कैसी हो जाएगी? अपारगम्य हो जाएगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के। तीसरा एग्जाम्पल आता है अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं के लिए तो हो पारगम्य, मतलब जिसमें जल के अणु तो इसके अंदर या बाहर आ जा सकते हो, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए पूर्णतः कैसी हो? अपारगम्य। तो जल के लिए तो इसमें आज़ादी है कि इसके अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु या आयन ना तो इसके अंदर आ सकते हैं और ना इससे बाहर जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम किस नाम से जानेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल होता है चर्मपत्र, जिसको हम पर्चमेंट पेपर के नाम से भी जानते हैं, और एक है गोट ब्लैडर। ये दोनों ही एग्जाम्पल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। लास्ट पॉइंट आता है चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें से कुछ सेलेक्टिव पदार्थ ही इसके अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, या ऐसा कहें कुछ चयनात्मक पदार्थ ही इसके अंदर तीव्रता से गति कर सकते हैं या धीरे धीरे गति कर सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम किस नाम से जानेंगे? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जानेंगे। और इसका एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन
जिसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ये चयनात्मक पारगम के रूप में कार्य करेगी। या एक हम जो रिक्तिका की झिल्ली होती है, रिक्तिका की झिल्ली मतलब जैसे कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर ये हमने कोई भी वैक्यूल बनाई, रिक्तिका बनाई, तो रिक्तिका की जो बाहर की मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, रिक्तिका झिल्ली या इसको हम टोनोप्लास्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो टोनोप्लास्ट है वो चयनात्मक पारगम के रूप में कार्य करेगी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक डिफिजन कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो हमारा चैनल है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।